गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और उनमें से एक एडिटोरियल का हम डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या न्यूज़ आई है, उसमें हमारे लिए क्या रेलेवेंट है और उसका पीछे का क्या क्या बैकग्राउंड है जो कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब यूपीएससी और यूपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के जानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज है 4 अप्रैल एंड डे इज ट्यूसडे। आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहला हम पहले टॉपिक्स देखते हैं किस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे उन आर्टिकल्स के। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो नेट डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर टॉपिक है। दूसरा जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर टॉपिक है, जहाँ पे चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कुछ चल रहा है। उसके बाद एक आर्टिकल आता है ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर। उसके बाद एक और आर्टिकल आता है पीएम स्वनिधि स्कीम। और उसके बाद हम लोग एक एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, उसका थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस क्या क्या आउट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल हिंदू में आते हैं सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बस कुछ आर्टिकल्स को आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि वो आपके कुछ कोर कॉन्सेप्ट से जुड़े होते हैं। तो हम लोग उनको मेंशन करेंगे और उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस अप 17.6% इन 2023। तो इस पूरे आर्टिकल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो कहना चाह रही है कि 2022 से 2023 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारा जो नेट डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन हमने इकट्ठा करने का जितना सोचा था, तो वो वाला टारगेट हम लोग अचीव कर चुके हैं। और जो हमें टैक्सेस के थ्रू पैसा मिला है वो कहीं ना कहीं उस टारगेट से भी ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इससे दर्शाता है कि इकोनॉमी हमारी पॉजिटिव ग्रोथ में है, कोविड पैंडेमिक से उभर रही है। तो ये सब चीजें इस वाले आर्टिकल में डिस्कस करी थी। देखते हैं अभी। और तो सरकार क्या कह रही है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है इस साल 16.6 लाख करोड़ इकट्ठा कलेक्ट किया गया है फॉर द ईयर 2022 टू 23। और उन्होंने साल के 2022 के साल में एस्टिमेट किया था कि इस साल 14.2 लाख करोड़ हम एक कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इस एस्टिमेट को रिवाइज किया था 16.5 लाख करोड़। और हम लोगों ने एक्चुअल में कलेक्ट कितना किया, 16.6 लाख करोड़। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक बहुत अच्छा सिंबल है हमारी इकोनॉमी के लिए, साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए कि हाँ, टैक्सेस लोग आगे आके दे रहे हैं और जो भी हायर टैक्स कलेक्शन है वो गवर्नमेंट के लिए हो रहा है। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कितने मेजर टाइप के टैक्सेस होते हैं इसमें। एक तो होता है कॉरपोरेट टैक्स जो कंपनीज पे लगता है, कॉरपोरेट्स पे लगता है, इंडस्ट्रीज पे लगता है। उसका शेयर है इसमें 51.1%। और जो इनकम टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और अलग अलग और तरीके के टैक्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स पे लगते हैं, उनका शेयर है 48.9% इस पूरे 16.6 लाख करोड़ में। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा बेसिक में हम लोग देख लेते हैं कि टैक्सेस के सबसे पहले देखते हैं कि टैक्सेस जो हैं कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं टैक्सेस, एक तो होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जिस व्यक्ति पे वो लागू किया जाता है उसी को ही पे करना होता है। इसका मतलब लिवाइड डायरेक्टली ऑन द पीपल, लिवाइड डायरेक्टली ऑन पीपल। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है इस मामले में ये थोड़ा अलग होता है। ये लगता किसी और पे है, लेकिन इस पूरे टैक्स का जो भुगतान होता है वो किसी और पे बर्डन डाल दिया जाता है और वो पे करता है। तो लिवाइड ऑन एंटिटी एंड पास टू द फाइनल कंज्यूमर, लिवाइड ऑन एंटिटी एंड पास्ड टू फाइनल कंज्यूमर। ऐसा मान लीजिए कि आपने अपने किसी दोस्त से उधार लिया और
आपको वो उधार बाद में वापस करना है। लेकिन आपने अपने दोस्त से जाके बोला मेरी जगह मेरा छोटा भाई मेरा उधार पे करेगा, तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है किसी और को पे करना है, लेकिन वो किसी और पे पास कर रहा है। तो एक टाइप से ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जबकि डायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि आप ही को फिर उधार वापस करना पड़ता। ये होता है। अभी और क्या क्या डिफरेंसेस हैं हम लोग और देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है प्रोग्रेसिव होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है रिग्रेसिव होता है। और प्रोग्रेसिव का मतलब, प्रोग्रेसिव ये होता है कि जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे किसी के पास धन बढ़ता जाता है, उसकी टैक्स देने की ऑब्लिगेशन जो है उस पे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टैक्स बढ़ने की, वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे को सिर्फ 1% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास 200 रुपये हुए और ज़्यादा पैसे हुए तो मेरे को 2% टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरे पास 1000 रुपये हुए तो मुझे 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती है टैक्स बढ़ता है। इसी का उल्टा है रिग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे किसी की इनकम या फिर वेल्थ बढ़ेगा उसके ऊपर टैक्सेशन कम लगेगा, टैक्स का बर्डन कम लगेगा। जैसे रिग्रेसिव हम इनडायरेक्ट टैक्स को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो सब पे बराबर लगते हैं। जो कोई भी अमीर हो कोई भी गरीब हो सब पे बराबर लगेंगे, लेकिन उसका जो भार है टैक्स का गरीब इंसान को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। अमीर व्यक्ति के लिए मान लीजिए 10 रुपए का टैक्स उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए 10 रुपए का टैक्स एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। एक चीज़ तो ये हो गई। और अब यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही थी। डायरेक्ट टैक्सेस को कौन कलेक्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है उसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक डिपार्टमेंट है, वो ये कलेक्ट करता है सारे टैक्सेस। अब देख लेते हैं कितने तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम पर्सनल इनकम टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? जैसे पर्सनल इनकम टैक्स। ये जो है जितना भी आप किसी भी कोई भी काम करके कमा रहे हैं किसी फॉर्मल सेक्टर में, किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और आप एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम से ज़्यादा कमा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 लाख हो गया या 5 लाख के ऊपर की इनकम हो गई, तो आप पे सरकार डायरेक्टली आपके इनकम से कुछ परसेंट आपसे टैक्स लेगी। तो ये होता है पर्सनल इनकम टैक्स। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है। और इसमें अलग अलग तरीके की स्लैब्स होती हैं। ये आपका काम है, आप एक बार जाके जो करंट रीसेंट बजट में अपडेट हुई हैं इनकम टैक्स की स्लैब्स, एक बार उनको जाके आप रीड करिए, देखिए एग्जैक्टली क्या क्या स्लैब्स हैं। और इसमें एक और पॉइंट जानने वाला है कि एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है, जो एग्रीकल्चर से लोग इनकम कमाते हैं, उसको टैक्स नहीं किया जाता। उसके बाद दूसरी डायरेक्ट टैक्स में कैटेगरी आती है कॉरपोरेट टैक्स। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई काम करके पैसे कमा रहा है, इनकम कमा रहा है और उस पर टैक्स लगेगा। वैसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अपने बिजनेस से काफ़ी प्रॉफिट्स कमाती हैं, तो वो जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर कंपनीज को कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ता है। ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए अलग होता है और फॉरेन कंपनीज के लिए अलग होता है। अभी प्रेजेंटली इंडिया में डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 22% रेट होता है टैक्सेशन का। उसके बाद आता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जिसको हम एमएटी कहते हैं। तो क्या होता है, कई बार सरकार जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो पॉलिसीज होती हैं, अलग अलग बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए उनसे कहती हैं कि हम आपसे कम टैक्स लेंगे, और या तो हम आपसे 2-3 साल के लिए टैक्स नहीं लेंगे, या फिर अगले 10 साल के लिए हम कुछ टैक्स आपके लिए कम कर देंगे। तो टैक्स में कुछ ना कुछ कई बार सरकार जो है कंपनीज को छूट दे देती है, ताकि और कंपनीज आए, देखें कि यहाँ पे आके पैसा बच रहा है तो यहाँ पे आके अपना व्यापार करें।
तो इसमें कई बार ऐसा होता है, अलग अलग प्रावधान होते हैं कंपनीज के पास, जो सरकार देती है, अलग अलग तरीके के लूप होल्स भी होते हैं जिनको इस्तेमाल करके कंपनीज अक्सर ऐसा करती हैं कि टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 0% कर देती हैं। जैसे सरकार ने एक स्कीम के अंदर 10% टैक्स बेनिफिट दिया, दूसरी स्कीम के अंदर 8% टैक्स दिया, तो ऐसे 3-4 स्कीमों में बेनिफिशियरी बन के कंपनीज जो हैं 0% अपना टैक्सेशन और ऑब्लिगेशन कर देती हैं कि उन्हें अब सरकार को हर बेनिफिट मिला के 0% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सरकार यहाँ पे समझदार है, सरकार जानती है कि कोई भी अगर बिजनेस करने आ रहा है उसे कुछ ना कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार कहती है कि आपका जितना भी बुक प्रॉफिट हो, जितने भी आपके अकाउंट्स में प्रॉफिट हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ आपको परसेंट फिर हमें पे करना पड़ेगा एज अ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। आप नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स में नहीं आते हैं, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है, लेकिन फिर भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट तो इंडिया में बिजनेस करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो करेंटली जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है वो इंडिया में 15% है। अगर किसी भी कोई भी कॉरपोरेट है, कोई भी कंपनी है, उसे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और अलग अलग चीज स्कीम को यूज करके उसे टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है, तब भी कम से कम उसे 15 रुपए का तो टैक्स देना ही पड़ेगा। और उसके बाद और टैक्स आते हैं, अ, जिसे कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। तो आपके पास अगर कोई भी एसेट है, कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, भले ही वो फिजिकल हो या कोई और हो, और हर साल उसकी कीमत बढ़ रही है, जैसे गोल्ड की कीमत बढ़ती है, डॉलर्स की कीमत बढ़ती है, वैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसी वस्तु है जिसकी समय के साथ कीमत बढ़ रही है, तो उस पे भी सरकार कहती है कि अगर आपके पास ये है तो जितनी कीमत बढ़ रही है उसके हिसाब से आपको उसका हमें कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पे देना पड़ेगा। और ये भी शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म जो होता है 36 मंथ्स की उसमें टाइमलाइन होती है कि 36 मंथ्स के अंदर कितनी वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है, और लॉन्ग में मोर देन 36 मंथ्स। और ऐसे ही एक और डायरेक्ट टैक्स होता है जिसको कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जितना भी आपका कैपिटल मार्केट में होता है, शेयर्स हो गए, इक्विटी हो गई, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके ट्रेड करते हैं, उनसे थोड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि जितने भी ऐसे फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आप इनसे कोई ना कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, जैसे इक्विटी हो गया, फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, तो उसका भी आपको कुछ ना कुछ हिस्सा एज अ डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, सरकार को डायरेक्टली देना पड़ेगा, वो एंटिटी जो प्रॉफिट कमा रही है। तो इतने तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और डायरेक्ट टैक्सेस टैक्स होता क्या है ये भी हम देख चुके हैं। तो चलिए, ये चीज़ें थी जो आपको प्रीलिम्स में जानने के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा जैसे कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जैसे कुछ सेंटर के होते हैं, कुछ स्टेट्स के होते हैं। सेंटर का इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी हो गया, स्टेट का जैसे हो गया आपका कस्टम ड्यूटी नहीं, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के। इनके बारे में आप एक बार रीड करिएगा, इनको रिवाइज करिएगा। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली ये वाला पूरा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर सवाल आता है कौन सी सरकार की फिस्कल पॉलिसी या फिर टैक्सेशन की पॉलिसी घटाने बढ़ाने से फिस्कल डेफिसिट पे क्या फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, और आपके अलग अलग जो रेशियो होते हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हो गया, टैक्स बॉयंसी हो गया, और जैसे आपका टैक्स इलास्टिसिटी जैसे टर्म्स जो होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो इसके साथ इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने के साथ एक बार आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा, इस टर्म को देख लीजिएगा, टैक्स बॉयंसी एंड
टैक्स, इलास्टिसिटी। आपका काम है एक बार इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इन दोनों चीजों को एक बार आप रीड करें। अब हम आते हैं अगले अगले टॉपिक पे। चाइना अनाउंसेस रीनेमिंग ऑफ 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरा आर्टिकल ये है कि चाइना अक्सर ये करता रहता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी है इंडिया की, जो चाइना से तिब्बत रीजन से अटैच्ड है, चाइना अक्सर करके डॉक्यूमेंट्स निकालता है जिससे कहता है कि अरुणाचल वाला एरिया जो है वो चाइना को बिलोंग करता है, तिब्बत को बिलोंग करता है। तो समय समय पर वो अलग अलग डॉक्यूमेंट निकालता है जिसमें अलग अलग जगहों के, अलग अलग नदियों के, पहाड़ों के, पासेस के अलग अलग फीचर्स के नेम्स चाइनीज में दिए होते हैं, मैंडरिन भाषा में दिए होते हैं, वो हिंदी में नहीं दिए होते। चाइना कहता है हम इस जगह को अपना मानते हैं, इसलिए यहाँ के नाम भी हम अपनी भाषा में इसे डिक्लेयर करते हैं एज एज अ नेशनल डॉक्यूमेंट, किसी नेशनल डॉक्यूमेंट में। तो ये चीज़ हुई है फिर से, ये तीसरी बार हुआ है। और ये एक रिकरिंग इशू है अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चाइना और इंडिया का इस बात पे अक्सर क्लैश रहता है। जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग जगहों पे बॉर्डर, चाइना और इंडिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं। जैसे आपका जो सिक्किम के अराउंड वाला बॉर्डर है, उसके अराउंड पास में डोकलाम वाला इशू हुआ था, मिलिट्री इश्यूज हुए थे वहाँ पे। और जैसे लद्दाख में पैंगोंग सो लेक है, वुहान वाला जो, सॉरी नॉट वुहान, तो पैंगोंग लेक वाला जो स्टैंड ऑफ हुआ था, गलवान वैली वाला जो स्टैंड ऑफ हुआ था, तो एक कुछ जगहों पे ये आर्मी बेस्ड, मिलिट्री बेस्ड या फोर्स बेस्ड चीज़ें होती हैं जिसमें डायरेक्ट मोबिलाइजेशन होता है ह्यूमन रिसोर्स का बॉर्डर पे। और वहीं अरुणाचल प्रदेश वाला जो सेक्टर है, वहाँ पे डिप्लोमेटिकली चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, वहाँ पे डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं इस वाले आर्टिकल से रिलेटेड, उसी के बारे में है। ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये मेंस में स्पेशली GS 2 में जो IR वाला पार्ट है उसके लिए ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आपको जानना ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, इंडिया की कौन सी टेरिटरी में बॉर्डर इश्यूज होते हैं, उन बॉर्डर इश्यूज का नेचर क्या होता है, किन कंट्रीज़ के साथ होते हैं, और डोमेस्टिकली वहाँ पे हमें फ़र्क क्या पड़ता है। तो ये चीज़ के पर्सपेक्टिव से ये ज़रूरी है क्योंकि चाइना हमारा नेबर है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो हमारे और उनके बीच में क्या एक्सचेंज होता है एज एन एस्पिरेंट, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये आर्टिकल आपका ज़रूरी बन जाता है। इसके अलावा इस आर्टिकल से रिलेटेड नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी है, टेरिटरी जो है वहाँ पे आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल ज़रूर आ सकते हैं। अगर ये आर्टिकल है तो इससे काफ़ी सारे सवाल बनते हैं वहाँ की ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आपको वहाँ की मैपिंग आनी चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन सी मेजर प्लेसेस हैं, सिटीज़ हैं, और कौन कौन से वहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स में कौन कौन सी स्पीसीज हैं, उस जगह पे कौन कौन से मेजर पासेस हैं, माउंटेन पासेस हैं, और वहाँ पे कौन कौन सी उनसे मेजर रिवर्स निकलती हैं, कौन सी ट्रिब्यूटरी होती है, कहाँ पे जाके जुड़ती है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपके प्री में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए ये आपको इस पर्सपेक्टिव से जानना है। तो अगला आर्टिकल है प्राइस ऑफ 651 इसेंशियल ड्रग्स डाउन बाय 6.73 फ्रॉम अप्रैल से सेंटर। तो इस पूरे आर्टिकल में बात होती है हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में। ये आर्टिकल कहता है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेडिसिन ड्रग्स हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्मुलेशन हैं जिनका दाम कम कर दिया गया है और जो इसेंशियल ड्रग्स हैं। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि ड्रग्स की प्राइसिंग की पॉलिसी क्या होती है, कैसे होती है। तो ड्रग प्राइस रेगुलेशन हम देखेंगे। ये आपका
प्रीलिम से रिलेटेड ज़्यादा है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं, और आपके और भी कुछ डिटेल्स हैं वो मैं बताऊंगा। तो इसके बारे में आपको प्री के लिए पता होना चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग, तो जिसको कहते हैं NPPA। तो ये एक सरकारी संस्था है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जैसे NPPA कहते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रेगुलेट करता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे किस दवा का क्या दाम होना चाहिए, किसका कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, मार्केट में कौन सी दवा कितनी ज़्यादा अवेलेबल होनी चाहिए, लोगों तक कौन सी दवा ज़्यादा पहुंचनी चाहिए। तो ड्रग के अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, लोगों तक पहुंचने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं A to Z, सारी की सारी चीज़ें NPPA अथॉरिटी के अंडर आती हैं। और ये जो अथॉरिटी है, इसे पावर कहाँ से मिलती है? पावर बाय ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। क्या है? बाय 1995 टू 2013। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ये एक टाइप का लॉ की तरह समझ लीजिए। ये एग्जीक्यूटिव जो होता है, निर्देश जारी करता है समय समय पे कि ड्रग्स से रिलेटेड क्या और रेगुलेशंस होने चाहिए। तो ये एक लॉ है। ये लॉ कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका नाम होगा NPPA, जो कि सारा ड्रग्स का रेगुलेशन काम करे, ड्रग के रेगुलेशन का काम करेगी। और रेगुलेशन ही नहीं, उनकी पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन का भी काम करेगी। तो ठीक है, ये हमें पता है कि NPPA जो है सारा काम NPPA करता है, और उसे अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? इससे। लेकिन अब जो है NPPA रेगुलेट करेगा किस चीज को? इसको पता कैसे चलेगा कि कौन सी दवा को रेगुलेट करना है, कौन सी दवा को रेगुलेट नहीं करता है? तो यहां पे तीसरी चीज है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगा बना के, जिसमें मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ मेडिसिन हैं जो इंडिया में हर मेडिकल स्टोर में होनी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो वो जो लिस्ट होती है उसे कहते हैं हम लोग नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NLEM कहते हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है समय समय पर डेवलपमेंट्स के हिसाब से एक ये लिस्ट जारी करती, लिस्ट जो है जारी करती है, जिसमें अलग अलग दवाओं को वो प्लेस करती है। फॉर ये जैसे पैरासीटामोल हो गई आपकी, उसकी दवाइयाँ हो गई, या फिर TB की दवाइयाँ हो गई, या फिर और कोई भी जनरल मेडिसिन हो गई, वो सारी दवाएं इसके अंडर आती हैं। और इस लिस्ट में कोई भी मेडिसिन होगी, NPPA को अथॉरिटी होगी कि इस लिस्ट से रिलेटेड हर मेडिसिन को डिफाइन कर सके, वो रेगुलेट कर सके। मान लीजिए इस लिस्ट में अगर पैरासीटामोल है, तो NPPA जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल ओवर इंडिया डिसाइड कर सकता है कि पूरे देश में पैरासीटामोल का मैक्सिमम प्राइस कितना होगा, कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उसकी, लोगों तक कितनी ज़्यादा पहुंचाई जानी चाहिए। और कोई भी उससे रिलेटेड अगर डिस्प्यूट आता है, किसी को कुछ दिक्कत होती है, तो वो NPPA देखता है। तो ये चीज़ हो गई NPPA की और ड्रग ड्रग की प्राइसिंग की। ऐसे सारी दवाएं रेगुलेट होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए NLEM क्या आता है, DPCO क्या होता है, और NPPA क्या होता है। ये चीज़ हो गई हमारे ड्रग प्राइसिंग के बारे में। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। जस्ट 9.3% ऑफ लोन्स अंडर PM स्वनिधि गिवन टू वेंडर्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो
यहाँ पे एक आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है ये सरकार के एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, हमने अभी कुछ वीडियोस में पहले मैं बात करा था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं। तो ये जो है पीएम स्वनिधि जो है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसका पूरा का पूरा खर्चा और इम्प्लीमेंटेशन जो है केंद्र सरकार उठाती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर आती है। वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है फॉर रूरल, सॉरी नॉट रूरल, अर्बन एरियाज। तो ये जो स्कीम है 2020 में आई थी। 2020 में कब, जब पैंडेमिक आया था हमारा, तो उसमें सबको पता था कि क्या कैसी सिचुएशन थी। अब हर जगह पे लॉकडाउन लग गया है, कोई भी इधर उधर जा नहीं सकता है, कोई भी हॉकर हो या स्ट्रीट वेंडर हो, ये रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर भी लागू हो गई थी। तो ये जो स्कीम है, जितने भी हमारे देश में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, अपने ठेलों पे सामान बेचने के लिए जो लोग जाते हैं, जिनकी कमाई उसी से होती है, रोजी रोटी सिर्फ रोज सामान बेच के होती है, उनके लिए ये स्कीम है, उस समय पे आई थी, ताकि जो लॉकडाउन के समय क्या हो रहा था, उनकी कोई बिक्री नहीं हो रही थी, उनके हाथ में कोई पैसा नहीं आ रहा था, उन्हें बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज झेलने पड़ रहे थे स्ट्रीट वेंडर्स को, उनके पास जेब में बिल्कुल पैसा नहीं बचा था। तो सरकार ने कहा ये स्कीम हम स्ट्रीट वेंडर्स के डेवलपमेंट के लिए ला रहे हैं, जहां पे उन्हें बिना कुछ गिरवी रखे उन्हें लोन मिल सकता है, और उन लोन्स पे इंटरेस्ट की सब्सिडी भी पे करी जा सकती है। मान लीजिए 6% लोन है, तो सरकार कहेगा कि मैं 1% की सब्सिडी मैं पे कर दूंगा, 1% का जो इंटरेस्ट बनता है वो सरकार दे देगी आपको। तो ये चीज है बेसिकली पीएम स्वनिधि। ये ये स्ट्रीट वेंडर्स के लाइवलीहुड हो गया, उनका सस्टेनेंस हो गया, और उनका जो फर्दर उन्हें जितने भी खर्चों के लिए थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी पैंडेमिक के टाइम पे, उसके बाद के टाइम पे, तो उसकी भरपाई के लिए ये पूरी स्कीम है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा पीएम स्वनिधि स्कीम, और नीचे 4 तरीके के ऑप्शन देंगे, पूछेंगे कि पीएम स्वनिधि स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, और उनमें से एक में शब्द होगा स्ट्रीट वेंडर्स। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और एक और फैक्ट है कि पीएम स्वनिधि स्कीम है, उत्तर प्रदेश में इस स्कीम के अंडर लार्जेस्ट लोन्स दिए गए हैं। पूरे सारे स्टेट्स की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश में लोन्स दिए गए हैं। तो ये चीज था। और ये स्कीम और ये जो न्यूज आइटम है, ये कहता है स्ट्रीट वेंडर्स में भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो माइनॉरिटी रिलीजन के लोग होते हैं, अभी तक उन्हें टोटल लोन्स का है के में से सिर्फ 9.3 ही हिस्सा उन्हें मिला है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है वल्नरेबल सेक्शन में आती हैं, और कहीं ना कहीं उनके विकास में के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो आपको जानना जरूरी हैं। द हिंदू में काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिए होते हैं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये और उनके बैकग्राउंड्स इंपॉर्टेंट थे। अब चलिए बात करते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में। कौन सा एडिटोरियल? टाइम टू पुट अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशंस। तो आज क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक एडिटोरियल आया है, जिसमें ऑथर ये कह रहे हैं कि कार्बन प्राइसिंग का क्या एक मैकेनिज्म होता है, उसको इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी के माध्यम से कैसे और बढ़ावा दे सकता है। ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। और इसी चीज को और डिस्कस करते हुए ऑथर ने बात किया है कि ये क्लाइमेट प्राइसिंग क्या होती है, कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं कार्बन प्राइसिंग के, कैसे वो इफेक्टिव हो सकते हैं, कितना वो एमिशंस कम कर सकते हैं,
क्या क्या उससे रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं कार्बन प्राइसिंग से पूरी दुनिया में कोलैबोरेशन में, उस कार्बन प्राइसिंग का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या होगा अगर अच्छी चीज़ें, क्या होगी अगर इंडिया इस चीज़ को अपना ले, या फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे। और आगे बात करी है कम्युनिकेशन के बारे में, अलग अलग कंट्रीज की कम्युनिकेशन, डोमेस्टिक के इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इसकी रेलेवेंस बता दूं एक बार। रेलेवेंस की अगर बात करें तो प्रीलिम्स के लिए ये वाला टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्लाइमेट प्राइसिंग में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो जो यूनिक कुछ टर्म्स होते हैं, यूनिक टर्म्स हो गए, जैसे एमिशन ट्रेडिंग हो गया, है ना, और कार्बन मार्केट हो गए, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन आ गया। तो ऐसे अलग अलग तरीके के, जैसे कार्बन मैट्रिक्स हो गया, ये क्या होता है, और इनकी एक एक दो दो लाइन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम डायरेक्टली इनसे सवाल पूछता है। तो इसके माध्यम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही जानने की जरूरत है। लेकिन जो मेंस है, मेंस के GS3 में जो इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी वाला सेक्शन है, बायोडाइवर्सिटी वाला सेक्शन है, उसमें ये चीज़ें, ये अक्सर रिकरिंग सवाल होते हैं कि क्लाइमेट प्राइसिंग और या फिर कार्बन प्राइसिंग जो हो गया या उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हो गए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या नया नया चल रहा है। तो जैसे इसमें क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज में अलग अलग न्यूज़ क्या चल रही है, कौन से नए कन्वेंशंस हुए, कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, INDCs क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड एनालिसिस और इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया। जितना भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो रहा है, इंडिया के इंडस्ट्रीज पे कैसे फर्क पड़ेगा, पॉपुलेशन पे कैसे फर्क पड़ेगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्स, इन सब का आपको एक ओवरऑल पता होना चाहिए, बिग पिक्चर की कैसे काम होता है और कैसे क्या इम्पैक्ट होता है। ये चीज है। चलिए आगे इसको और देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन प्राइसिंग एग्जैक्टली होती क्या है। It is an instrument that captures the external cost of greenhouse gases. तो यहाँ पे कुछ keywords हैं. Captures the external cost of greenhouse gases emissions, the cost of emission that the public pays for, such as damages to crops, healthcare costs from heat wave, drought, loss of property from flooding, sea level rise, and ties them to their sources through a price, usually in form of a price on carbon dioxide. तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि जैसे देखिए, ये एक इंडस्ट्री है, ये एक मान लीजिए इंडस्ट्री है, और इस ये जो है काफी सारे एमिशंस छोड़ रही है हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है हवा में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग कुछ खेती कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप सो किए हैं इतने खेत में। यहाँ पे मान लीजिए लोगों का घर है, एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो जा रहा है, निकल रहा है इस इंडस्ट्री से, वो आगे ट्रैवल करके एटमॉस्फेयर में जाके आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, उस ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से तापमान जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल रहा है और तापमान जो है इस पूरे एरिया में बढ़ रहा है। और मान लीजिए यहाँ पे समुद्र का तट है, यहाँ पे कोस्ट है, तो तापमान अब जब बढ़ने लगा, क्या होगा कि जो फसल है, फसल खराब होने लगेगी। ठीक है, फसल खराब होने से मान लीजिए कि कोई किसान है, उसको 50 रुपए का नुकसान हुआ मान लेते हैं, और
उसकी वजह से वहाँ पे सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने की वजह से लोगों के जो कैटल थे, जो लाइफ स्टॉक था, उसकी डेथ हो गई। मान लीजिए उसकी वजह से 100 रुपए का नुकसान हुआ। मान लीजिए सी लेवल राइज हुआ, या फिर साइक्लोन आया, सुपर साइक्लोन आया, और लोगों के मान लीजिए यहाँ पे घर उजड़ गए। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान जो है बहुत अस्थिर हो गया है। तो मान लीजिए इसकी वजह से 200 रुपए का मान लीजिए नुकसान आया। तो यहाँ पे इंडस्ट्री जो है यह एमिशंस करके मान लीजिए यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो यहाँ इस जगह पे तापमान बढ़ा रहा है, यहाँ के लोगों के लिए एक सफरिंग बन चुका है। और यहाँ के लोगों के लिए इनको नुकसान हो रहा है। मान लीजिए 200 रुपए का नुकसान, तो 350 रुपए का इनको मान लीजिए नुकसान हो गया, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट अपने डेवलपमेंट को करके कोई और कर रहा है, लेकिन नुकसान कहीं और किसी और जगह पे कोई और भुगत रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर इनजस्टिस है। तो क्लाइमेट प्राइसिंग ये कहती है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और यहाँ पे जितना लोगों का नुकसान हो रहा है, मान लीजिए इतना नुकसान हो रहा है इनका, तो कहीं ना कहीं इस ये नुकसान का जो भुगतान है इस इंडस्ट्री को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लगभग इतने प्राइस का कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है, जिसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है। तो कार्बन प्राइसिंग यही चीज है। कोई भी इंडस्ट्री है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एमिट करेगी तो उस पूरे एमिशन का कुछ ना कुछ दाम फिक्स कर दिया जाए, ताकि अगर ज्यादा एमिशन हो रहा है तो उसके पेनल्टी के तौर पे उसे वसूल लिया जाए, उसका ले लिया जाए, ताकि यहाँ पे लोगों को जो लॉस हो रहा है उसका कॉम्पनसेशन हो सके। ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लाइमेट प्राइसिंग का। यही चीज समझाना चाह रहा है ये स्टेटमेंट कि ग्रीन हाउस गैस और कार्बन एमिशन की एक कॉस्ट फिक्स कर दें पैसे के मामले में, ताकि जो पब्लिक सफर कर रही है, अभी तक पब्लिक जो भरपाई कर रही है अपने नुकसान का, पब्लिक को ना करना पड़े। जो रिस्पॉन्सिबल है इस एमिशन के लिए वही पे करे इस चीज को। कैसे कैसे इश्यूज हो गए, जैसे डैमेज टू क्रॉप्स हो गया, आपकी हेल्थ केयर के दाम बढ़, वो हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सूखा आ गया, और मान लीजिए बाढ़ आ गई, सी लेवल राइज हो गया। इन सब चीजों की कॉस्ट कार्बन प्राइसिंग से फिक्स होती है। अ प्राइस ऑन कार्बन हेल्प्स टू शिफ्ट द बर्डन for the damage of the greenhouse gas emission back to those who are responsible for it and who can avoid it। तो कहना ये चाह रहा है ये स्टेटमेंट, जो बर्डन है कॉम्पनसेशन का, नुकसान की भरपाई का, उस बर्डन को शिफ्ट करना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर जो असल में उसके लिए जिम्मेदार है। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं वो पूरा एमिशन ही कम किया जा सकता है, या एटलीस्ट उसकी भरपाई करी जा सकती है। ये चीज है। इट इज इन परसुएंस विद द क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट ऑफ द यूएनएफसीसी व्हिच एम्स एट लिमिटिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन 1.5 डिग्री बाय 2050। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आता कहां है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस एग्रीमेंट 2015, यहां से ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है। यहां से देशों ने डिसाइड किया हमें ऐसा करना चाहिए, और ये दोनों यूएनएफसीसी के अंडर आते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से रख देखिएगा। ये आपका, आप चाहें तो इस आर्टिकल के बाद क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के आप रीड कर लीजिएगा कि क्या होता है और उसकी क्या क्या पॉलिसीज हैं। रीसेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसीसी की जो हुई हैं वो आप रीड करिएगा। अब आता है अलग अलग तरीके की प्राइसिंग क्या होती है। तो ठीक है, इतना हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एमिशन, CO2 पर टन, उसकी यूनिट को हम कहते हैं CO2 इक्विवेलेंट CO2 पर टन कहते हैं। पर टन के हिसाब से CO2 जो है कितना उसका दाम होना चाहिए, तो उसको फिक्स करने के अलग अलग तरीके हैं, या उसके ऊपर चार्ज करने के उसका प्राइस सेट करने का अलग अलग तरीका है। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला तो है एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग क्या होता है? सेटिंग अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अलाउेबल एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड परमिटिंग दोज विद लो एमिशन टू सेल देयर एक्स्ट्रा स्पेस।
It is a market-based approach to controlling pollution by providing economic incentives for reducing the emission of the pollutant. तो इसका ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक ये इंडस्ट्री है और मान लीजिए एक ये इंडस्ट्री है। दोनों जो है, दोनों को कह दिया गया है कि आप लोग सिर्फ 5 टन CO2 आप एक्सपेल कर सकते हैं या फिर एमिट कर सकते हैं। आपको छूट दी जाती है कि आप लोग बस इतना ही पॉल्यूशन कर सकते हैं। मान लीजिए इस वाले इंडस्ट्री ने, मान लीजिए 7 टन CO2 इसने एमिट करा, और कहीं ना कहीं ये वाली जो इंडस्ट्री है इसने सिर्फ 3 टन CO2 एमिट करा। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसमें इसने 2 यूनिट ज्यादा खर्च करी और इसने 2 यूनिट कम एमिट करा। तो कहीं ना कहीं इसने एक अच्छा काम किया है एनवायरनमेंट के लिए, प्रदूषण कम किया है, और कहीं ना कहीं इसने प्रदूषण ज्यादा किया है। तो इसके ऊपर रिस्पॉन्स, तो अगली बात ये होती है जिसने कम किया है उसको बोला जाता है कि हम आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें लिखा होगा कि आप इस सर्टिफिकेट को ट्रेड कर सकते हो फॉर इतना अमाउंट ऑफ CO2। तो इसको मिलेगा एक सर्टिफिकेट जिसमें 2 टन CO2 की वैल्यू होगी। अब इसको पेनल्टी भरनी होगी क्योंकि इसने 2 यूनिट ज्यादा एमिट किया। तो पेनल्टी भरने के लिए ये क्या करेगा, 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट किसी और से वो खरीद लेगा, बोलेगा कि मैं तुम्हें 2 यूनिट के पैसे देता हूं और आप मेरे को 2 यूनिट का जो सर्टिफिकेट है आप मुझे दे दो, ताकि मैं कह पाऊं, दिखा पाऊं अथॉरिटीज को कि हाँ मैंने भी अपनी तरफ से जो भरपाई होती है मैंने वो करी है। तो ये सर्टिफिकेट जाएगा यहाँ पे और इसका जो कॉस्ट होगा वो इस इंडस्ट्री को मिल जाएगा। तो एक टाइप से कम प्रदूषण करने पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, उसे कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, इंकरेजमेंट मिल रहा है, और इसे भी पता है कि अगर ये ज्यादा करेगा तो इसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका एमिशन ट्रेडिंग। एक सेट अमाउंट हर इंडस्ट्री हर कंट्री के लिए सेट कर देते हैं कि आप सिर्फ इतना अमाउंट एमिट करेंगे, ज्यादा करेंगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, कम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सिंपल है कॉन्सेप्ट, ये चीज है। और ये मार्केट बेस्ड अप्रोच होती है, जो प्राइस होता है कार्बन का वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से होता है। उसके बाद आता है कार्बन टैक्स। जैसे सरकार लोगों पे अलग अलग कमोडिटी पे टैक्स लगाती है, वैसे कार्बन टैक्स भी होता है। अनदर वेज टू पुट अ कार्बन टैक्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल in Canada and Sweden is a fee on the carbon content of the fossil fuel। तो मान लीजिए मैं पेट्रोल यूज कर रहा हूं और मेरा एक दोस्त है वो डीजल यूज कर रहा है। हम दोनों के पास सेम कार है, ठीक है, एक में पेट्रोल इंजन है एक में डीजल है। पेट्रोल में मान लीजिए 25%, 25 भी नहीं, मान लीजिए 80% इसमें एमिशन होता है कार्बन का, और इसमें मान लीजिए 90% एमिशन होता है कार्बन का। तो सरकार क्या करेगी, जो पेट्रोल है, ये जो तेल है, क्योंकि ये कम प्रदूषण कर रहा है, इस पे 10 रुपए का टैक्स लगाएगी। क्योंकि डीजल है 90% एमिशन कर रहा है तो इस पे हम कह सकते हैं 20 रुपए का टैक्स लगाएगी। तो ये होता है कार्बन टैक्स। अलग अलग ऐसी चीजें जिनसे प्रदूषण होता है, जैसे कोयला हो गया आपका, फॉसिल फ्यूल हो गया, जितना प्रदूषण कर रहा है उस हिसाब से उस पे अब कार्बन का भी टैक्स लगाया जाए, कार्बन एमिट करने पर भी उससे पैसा लिया जाए। तो ये भी प्रिंसिपल वही है, बस टैक्स के तौर पर है। इट इज अ पावरफुल मॉनेटरी डिसइंसेंटिव दैट मोटिवेट्स ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी अक्रॉस इकोनॉमी बाय मेकिंग इट इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। तो इससे क्या होता है, लोग जो होते हैं वो सोचते हैं क्योंकि अब तेल यूज करने पे पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो क्यों ना हम लोग तेल यूज ही ना करें, क्यों ना क्लीन एनर्जी यूज करें, सोलर एनर्जी यूज करें, विंड एनर्जी यूज करें,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करें, ताकि हमें कार्बन टैक्स देना ही ना पड़े। ये चीज होती है कार्बन टैक्स। फिजिकल, और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि अगर $35 पर टन का जो है वैल्यू अगर फिक्स कर दी जाए पर टन CO2 की इंडिया में कार्बन टैक्स की, तो उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी के 2% तक हो सकता है। और तीसरा है कार्बन टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट। जैसे इंपोर्ट कोई भी सामान अगर हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, कुछ ना कुछ परसेंट जो है टैक्स भरना पड़ता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं देश में उस कमोडिटी को लाने के लिए। वैसे ही कार्बन एमिशंस कंटिन्यू टू बाय आउटसोर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंपोर्ट द गुड्स थ्रू सच प्रोसेस, देयरफॉर इंपोर्ट्स हैविंग सब्सटेंशियल कार्बन फुटप्रिंट इन एनी इकोनॉमी। तो ऐसा होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं उनकी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी होती हैं, मतलब वेल डेवलप्ड होती हैं, लार्ज स्केल की होती हैं, लेकिन वो प्रदूषण भी बहुत करती हैं। मान लीजिए एमिशन करने के बाद, पॉल्यूशन करने के बाद उसने एक प्रोडक्ट बनाया, मोबाइल फोन या फिर एक कार बना दी, और ऐसी 10 कार जो हैं डेवलपिंग कंट्री को चाहिए, उन्होंने बेच दी। तो उस कार को जितना भी खर्च करने, उस कार को बनाने में जितना भी कार्बन जो है एमिट हो रहा था, कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है कहाँ पे जा रहा है, अब डेवलपिंग कंट्री में जा रहा है। तो इसलिए जो है कार्बन एमिशन का जो आप कह सकते हैं बर्डन है, वो डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा फिनोमिना नहीं है। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए कार्बन टैरिफ ऑन इंपोर्ट करते हैं। मान लीजिए वो जो व्हीकल है डेवलप्ड कंट्री जो बना रहा है, उसको बनाने में 2 टन CO2 लगता है, तो डेवलपिंग कंट्री कहेगा जो कार्बन टैक्स होता है 2 टन CO2 का, वो हम कार को इंपोर्ट करते वक्त भी टैक्स के तौर पे लगाएंगे। मतलब जितना भी कमोडिटी जो है कार्बन एमिशन कर रही है, उस बेसिस पे हम उस पे उतनी टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। Big economies like India and Europe should also use their global monopsony for power of a large buyer in international trade, impose a carbon। तो यही चीज इंटरनेशनल ट्रेड पे भी आती है। मान लीजिए आपने कोई कमोडिटी मंगाई बाहर से, मान लीजिए यूएसए से कोई मोबाइल फोन मंगाया, यूएसए में बन रहा है, उसको बनने में तो कार्बन एमिशंस लगेंगे, लेकिन जो ग्लोबल ट्रेड होता है, जो जहाज उसे वहां से यहाँ तक ला रहा है, जो पूरी सप्लाई चेन होती है, उसमें भी काफी कार्बन एमिशन होता है। तो इसलिए कार्बन टैक्स लगना चाहिए। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कार्बन प्राइसिंग की? हेल्प्स टू इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट चेंज रिस्क इनटू द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जितने भी अब कंपनीज हैं बिजनेस कर रही हैं, अगर क्लाइमेट प्राइसिंग का होगा, क्लाइमेट प्राइसिंग, क्लाइमेट टैक्सेस अगर लगेंगे, तो वो और कॉन्शियस बन जाएंगी क्लाइमेट चेंज और एमिशंस को लेके, और सेंसिटिव बन जाएंगी, और कोशिश करेंगे कि उन्हें इस टैक्स का, ये टैक्स कम भरने के माध्यम से उन्हें कम पैसा देना पड़े, और बेटर टेक्नोलॉजीज भी बनाएंगे। Emitting carbon becomes more expensive and consumers and producers seek ways to use technology and products that generate less of it। अगर इंडस्ट्रीज को बोला जाएगा एमिशन करने पे आपको पे करना पड़ेगा, तो इंडस्ट्रीज क्या है, अडेप्ट करेंगी, कोशिश करेंगी कि ऐसी टेक्नोलॉजीज लाएं जिसकी वजह से उन्हें एमिशन ही ना करना पड़े। तो ये फायदा होगा, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, इनोवेशन होगा। मार्केट देन ऑपरेट्स एज अ एफिशिएंट मींस टू कट प्रोडक्शन एमिशन, शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी इकोनॉमी, ड्राइविंग इनोवेशन। तो ये पूरे और बेनिफिट्स होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसीज आर आल्सो क्रिटिकल। और इस पूरे जो सिनेरियो है, इसमें सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करें जिससे क्लीन एनर्जी, क्लीन फ्यूल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो। अभी एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अगर इंडिया क्लाइमेट की कार्बन एमिशन की पॉलिसीज और प्राइसिंग को लागू करता है, तो क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो 2 फायदे होंगे इंडिया को। 2 फायदों में
सबसे पहले ये होगा कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनका यूजेज कम हो जाएगा। ठीक है। जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से क्रूड ऑयल, 80% क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, जितना भी कोयला इंपोर्ट करते हैं, तो वो डिस्करेज हो जाएगा। इंपोर्ट की वजह से जो पैसा बाहर जा रहा है इंडिया का, वो कम हो जाएगा। और दूसरा, रेज रेवेन्यूज। क्योंकि कार्बन टैक्स है, कार्बन प्राइसिंग से सरकार जो है पैसा इकट्ठा करेगी उन लोगों से जो प्रदूषण ज़्यादा फैला रहे हैं। तो उनसे सरकार को टैक्स रेवेन्यू के तौर पे पैसा और मिल सकता है, जिसको और फर्दर यूटिलाइज किया जा सकता है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके बाद जैसे पेट्रोलियम पे टैक्सेस और लगाए जाते हैं इससे रिलेटेड, वो कम कर सकते हैं और हम कार्बन टैक्सेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और इसी यही जो कॉन्सेप्ट है, रोड एंड फ्यूल टैक्सेस, कहीं ना कहीं इसमें एडजस्टमेंट किया जा सकता है। कार्बन टैक्सेस अगर ज़्यादा कलेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं इन पे कुछ ना कुछ बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कम हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इंडस्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं एक टाइप से थोड़ा रेजिस्ट कर सकती हैं इस पूरी पॉलिसी का। तो रेजिस्ट मतलब इसका विरोध कर सकती हैं इंडस्ट्रीज इंडिया में। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो बाकी देश हैं, मान लीजिए वहां पे अगर क्लाइमेट कार्बन प्राइस जो है कम हुआ, तो वहां से जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं वो सस्ते होंगे, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन है कार्बन टैक्स की वजह से वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है कि जो इंपोर्ट से माल आ रहा है वो डोमेस्टिकली बनाए हुए माल से ज़्यादा सस्ता है, तो लोग बाहर के एक्सपोर्टेड माल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों? मान लीजिए यहाँ पे क्लाइमेट टैक्स 35% है, और मान लीजिए बांग्लादेश में क्लाइमेट टैक्स जो है वो सिर्फ 25% है, तो जो इंपोर्ट से सामान आएगा वो ज़्यादा सस्ता होगा। तो ये एक इम्पैक्ट हो सकता है इंडस्ट्रीज पे कि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाए। ये इंडिया पे इम्पैक्ट के बारे में बात किया है। और उसके बाद इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं वो देखते हैं। ये 46 कंट्रीज में आता कवर होता है, बट ये सिर्फ सारे एमिशंस के सिर्फ 22% को ही टैकल करता है। ये चीज है। दीज पॉलिसीज आर रिडल्ड विद लूप होल्स। काफी सारे इनमें ऐसी इश्यूज हैं इन पॉलिसी में जिनको यूज करके लोग और ज्यादा कार्बन इम्पैक्ट कर सकते हैं, इनको मिस यूज करके इन पॉलिसीज को। बिग कार्बन पोल्यूटर्स लाइक फॉसिल फ्यूल कंपनीज, ये हैव यूज देयर स्ट्रक्चरल पावर टू रिसीव पॉलिसी एग्जेम्पशंस। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, लॉबिंग करती हैं सरकार से कि उन्हें कुछ स्पेशल बेनिफिट दे दिए जाएं, ये एक अक्सर इशू होता है। कंट्रीज नीड पॉलिसी बिटवीन 40 to 80 डॉलर per ton to meet the Paris Agreement target, yet half of the world's carbon prices are less than 1 ton। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पूरी दुनिया में जो पर टन कार्बन का प्राइस है वो $40 से लेके $80 के बीच में होना चाहिए, ताकि हम पेरिस एग्रीमेंट के क्लाइमेट्स को फुलफिल कर सकें। लेकिन अभी क्या है, ऑन एन एवरेज पूरी दुनिया में सिर्फ $10 ऑफ CO2 पर टन है, जो कि काफी कम है। Some researchers suggest that it limits innovation, but there is no strong evidence। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं अगर हम दाम बढ़ाएंगे, हर चीज पे टैक्सेस और बढ़ा देंगे, रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं शायद इससे इनोवेशन और धीमा पड़ जाए। अब इसके वे फॉरवर्ड्स क्या हैं, इसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। यूएनडीपी जो है emphasizes that for carbon market to be successful, emission reduction must be real and align with countries NDC। NDC का फुल फॉर्म होता है नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो
यूएनडीपी ये कहता है क्लाइमेट प्राइसिंग और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करना, कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि जो ग्लोबल पॉलिसीज हों, पूरी ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन हो इससे रिलेटेड, वो कंट्रीज के एनडीसी से मेल खाते हों। एनडीसी या आईएनडीसी जो है ये आपके यूएनएफसीसी जो है फ्रेमवर्क से संबंधित है। एनडीसी ये होता है हर कोई देश जो उसका पार्ट है वो डिक्लेयर करता है इंटरनेशनली कि हाँ मेरे देश में इतना एमिशन होता है और मैं इतना अमाउंट ऑफ एमिशन कम करने की कोशिश करूंगा। ये होता है प्लेज होती है, एक टाइप से दावा होता है कि हाँ मैं कम करूंगा और इतनी क्वांटिटी कम करूंगा, मेरा इस कम करने में कंट्रीब्यूशन इतना पर टन ऑफ कार्बन रहेगा। ये होता है और ये हर देश खुद से बताता है, अपनी क्षमता के हिसाब से डिसाइड करता है। It says that there must be transparency in institutional and financial infrastructure for carbon market transaction. तो ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी मीन्स यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, पॉलिसी जो बन रही है किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बन रही है, वो पब्लिकली डिक्लेयर होने चाहिए। और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो उसका एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे इजीली क्रेडिट्स जो है फ्लो कर पाए अलग अलग कंट्रीज में। ये कुछ चीजें ऑथर ने डिस्कस करी हैं। ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू का जो मेंस का एनालिसिस पार्ट है, उसके लिए ये वाला बैकग्राउंड जरूरी है। तो ये चीजें थी, ये कुछ आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स थे जो हमें आज डिस्कस करने थे और हमने आज डिस्कस किए। और इन्हीं के बेसिस पे कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आपका काम ये है कि इनको देखें, इनको पॉज करें, इनके जो आंसर्स हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो आज हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। सो ये सबसे ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका, ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है, इसको पढ़िए और इसका आंसर का नीचे लिखिए। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, ये जो हम कार्बन एमिशंस के बारे में पढ़ रहे थे उसके बारे में है। ये सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होता है, जैसा कि मैं शुरुआत में बात कर रहा था, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, की टर्म्स जो होते हैं, नए नए वर्ड्स जो ट्रेंड में आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसका आप आंसर कमेंट में लिखिए। और लास्टली ये एक मेंस का क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करके देखिए, कमेंट में इसका आंसर लिखिए पूरा स्ट्रक्चर के साथ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ये हमने एक प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अडेप्टेशन और मिटिगेशन के बारे में। एनालाइज कार्बन प्राइसिंग एज अ मीन्स फॉर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। ये है आपका एक मेंस का मॉक क्वेश्चन, ये आप ट्राई करिएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ सजेस्ट करना है, कमेंट करना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।